नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। जो साथी नए हैं आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सकें और आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो साथियों, ये सीरीज़ है यूथ कंपटीशन से जो कि बायो का है। हमने अभी 2 तक कराया है, एक केमिस्ट्री का 1 से लेकर के 50 तक और 50 से लेकर के 100 तक। तो ये बायो का है, 1 से 50 तक होगा। तो जो साथी उसको नहीं देखे हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट को, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसको देखिए। चलिए, आज का ये मोटिवेशन है कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। तो चलिए हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग भी साथ दीजिए। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। कहा जा रहा है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधे के प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, या रक्त से संबंधित है, या जानवरों के खान पान की आदत, या डी हड्डियाँ। तो हिमेटोलॉजी में जो है अध्ययन किसका किया जाता है? तो रक्त का किया जाता है अध्ययन। ध्यान रखेंगे, किसका? रक्त का अध्ययन किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है? रक्त का हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी अगर पूछता है तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर पूछता है तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी पूछता तो विषाणुओं का अध्ययन। तो ध्यान रखेंगे, इस सारी फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। 2 में क्या कहा जा रहा है साथियों? मॉर्फोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन, या मानव विकास का अध्ययन, या जीव की आकृति या उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट जो है संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और मॉर्फोलॉजी, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं हम लोग आकृति, जीव विज्ञान की एक जो है क्या है? शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है? जीवों की आकृति है, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है साथियों? निम्नलिखित में से किसमें जो है मनुष्य का अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी में या आर्कियोलॉजी में? यहाँ पे फर्क है। आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो बताएंगे किसमें जो है मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2016 का, ध्यान रखेंगे। सब इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर इस किताब को आप पढ़ लिए तो आपका 25 में 25 आएगा साइंस में, ध्यान रखिएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन है। और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा विज्ञान है। डेंड्रोलॉजी नहीं, डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है? एंड्रोलॉजी में क्या है? पुरुष से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य का अध्ययन कहाँ होगा? तो एंथ्रोपोलॉजी में होगा, एंथ्रोपोलॉजी में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। 4 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एमिब्रोलॉजी, या जूजोग्राफी, या फिजियोलॉजी, या एंथ्रोपोलॉजी। तो जंतु विज्ञान की एंथ्रोपोलॉजी शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। अभी पढ़े तो एंथ्रोपोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 को देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है, या क्रमागत उन्नति के नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है जरा बताएंगे। तो निषेचन, विकास जो है, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं। देखेंगे क्या कहा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि निषेचन जो है विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन करता है। और आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करता है। और क्रमागत जो है उन्नति, इसमें जो है क्रम विकास, आनुवंशिकी लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन क्रमागत उन्नति कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? विकृति विज्ञान कहलाता है, या क्रिया विज्ञान कहलाता है, या फाइटो पैथोलॉजी कहलाता है, या फोटो मार्फोजेनियस कहलाता है। तो क्या कहलाता है जरा बताएंगे आप लोग। तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधा विरोध करता है या संक्रमण से सामना करता है वो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है सब कुछ, नहीं जानते हैं तो नोट करते चलिए और पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। पौधे के जो है रोग और उसके बचाव या सुरक्षा के संक्रमण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। वही बात दिए रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा की विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या एबराबायोलॉजी के अंतर्गत, या डेस्मोलॉजी के अंतर्गत। तो जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एडाफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या में क्या कहा जा रहा है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या कहा जा रहा है कि एडाफोलॉजी में है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी में जब पुरुष में बाझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन होता है। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों में भी बाझपन होता है और यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। और एब्रोबायोलॉजी में जो है कृषि में पौधों का पोषण व जीव का अध्ययन होता है। डेस्मोलॉजी में क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट को इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, या एस्टाकोलॉजी, या बायोकोलॉजी, या डेस्मोलॉजी। तो क्या है? शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी जो है ये संबंधित है। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों में बाझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बाझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसका। बायोकोलॉजी में क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। बायोकोलॉजी में क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। एस्टाकोलॉजी में क्या होता है? केफ्रिक्स का अध्ययन होता है। केफ्रिक्स का अध्ययन होता है एस्टाकोलॉजी में, केफ्रिक्स का अध्ययन होता है। और आगे डेस्मोलॉजी में शरीर की रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डेस्मोलॉजी में शरीर की रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं मित्रों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी आपकी परीक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 9 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। हेल्कोलॉजी, या हेप्टोलॉजी, या हेट्रोलॉजी, या जेरिएटिक्स। तो कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की ही थैली, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यकृत में उपचार के लिए हेप्टोलॉजी में अध्ययन किया जाएगा। इसका क्या जवाब हो जाएगा? हेप्टोलॉजी, ध्यान रखेंगे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है
कि हेप्टोलॉजी के अंतर्गत वहीं यकृत, पित्ताशय की और थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में जो है अल्सर का अध्ययन किया जाता है, हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जेरिएटिक्स में जो है बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी देखभाल का अध्ययन किया जाता है। जितने वृद्ध हो जाते हैं जेरिएटिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है, जेरिएटिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है बुजुर्गों का। जेरिएटिक्स में ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण की विज्ञान कहते हैं, या नेथोलॉजी कहते हैं, या शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, या सेरो विज्ञान कहते हैं? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जो है जातियों, जंतुओं और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी जो है नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेथोलॉजी में जो है धार्मिक, मानवीय, प्रसार, ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो इसको नोट आउट कीजिएगा। नेथोलॉजी में जो है धार्मिक, मानवीय, प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर का रचना विज्ञान एंटोनॉमी कहलाता है। इसमें रचना, शरीर की रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एंटोनॉमी में किया जाता है। आगे है आपका सेरो विज्ञान। सेरो विज्ञान में जो है नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि और समुद्र से अलग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो सेरो विज्ञान में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा हेतु, कोई भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट को। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जंतु विज्ञान का अध्ययन है। क्या है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का या जानवरों का? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, ये पूछा जा रहा है। तो जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन होता है। ध्यान रखेंगे, जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 को देखते हैं। 12 में क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन तथा पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, या माइकोलॉजी कहा जाता है, या जीव विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एक्सोबायोलॉजी की वह शाखा है विज्ञान की जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। माइकोलॉजी में क्या है? कौको एवं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कौको एवं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का भी अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? डैश डैश दे रखा है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या एथनोबॉटनी कहलाता है, या प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, या एपोलॉजी कहलाता है? तो डैश डैश की जगह क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो डैश डैश प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे क्या होगा जवाब? प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस सारे फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। आपके घर में बहुत सारी मकड़ियाँ होगी, इसी से बनाइए क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? किस में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? आर्कियोलॉजी में, या एंथ्रोपोलॉजी में, या एपियोलॉजी में, या साइनोलॉजी में? तो मकड़ियों का अध्ययन किस में होता है जरा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। मकड़ियों का अध्ययन किस में होता है? तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में होता है। आर्कियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है, मछली का नहीं, मकड़ी का। ध्यान रखेंगे, जो घर में रहता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे।
डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि आर्कोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है, और एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन होता है, और एपिकोलॉजी में जो है मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। एपिकोलॉजी में क्या होता है? मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन होता है। बहुत सारा कुत्ता आप लोग रोड पर देखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आजकल कुत्ता बहुत लोग पालने लगा है, तो कुत्तों का अध्ययन जो है साइनोलॉजी कहलाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि सेरोलॉजी डैश डैश का अध्ययन है। किसका है? मच्छर का है, या छिपकली का है, या तिलचट्टा का है, या सांप का है? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, और एस्पेरेंटोलॉजी में जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एस्पेरेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एस्पेरेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों? डैश डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। कौन? एंथ्रोग्राफी, या कल्चर रिलेटिविज्म, या एंथोसेंट्रिज्म, या एथनोबॉटनी? तो डैश डैश कौन लिखित दस्तावेज है जो मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है? तो उस दस्तावेज का नाम क्या है? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एथनोग्राफी में क्या होता है? लोगों और संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं और उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी में जो है वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है एथनोबॉटनी, ध्यान रखेंगे। एथनोबॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो है वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एथनोबॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, इस पर वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस सारे फैक्ट को आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, या बर्डोलॉजी कहलाता है, या हेप्टोलॉजी कहलाता है? तो जवाब देंगे, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है, ध्यान रखेंगे। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन होता है, इसमें ध्यान रखेंगे। एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में जो है उभयचर यानी कि तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन होता है। तो इस सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा हेतु, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग बनाएंगे। 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? नृविज्ञान कहलाता है, या पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, ठीक है, या जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, या औषध विज्ञान कहलाता है? तो जरा बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो कौन सा विज्ञान कहलाता है? जो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन कहलाता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ध्यान रखेंगे, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ठीक है। नृविज्ञान क्या कहलाता है? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है नृविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं, जड़ी बूटियों का अध्ययन कहलाता है औषधि विज्ञान। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बनाते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग। 19 में क्या कहा जा रहा है कि पहली एंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, किससे? हड्डियों से, या जीवाश्मों से, या कठोर कोषों से, या पंखों से? तो पहली एंटोलॉजी जो है ये जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। तो बहुत तरह तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहली एंटोलॉजी जो है जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग।
20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि पादप विज्ञान जैसे फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब देते चलिए। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब मित्रों। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। मानव संरचना या पौधे या शुद्ध मात्रिकी या मानव जो है मनोविज्ञान, तो फाइटोलॉजी में जो है पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि फाइटोलॉजी में वही चीज़ जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चरागाह, घास या चारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वनस्पति विज्ञान ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चरागाह, घास या चारा वनस्पति का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? औषधि सुशीर्ता से या मधुमेह से या कैंसर से या जो है वृक्क संबंधी विफलता से। तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑन्कोलॉजी जो है बीमारी किस उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ये उपचार जो है कैंसर से जुड़ा हुआ है, कैंसर से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेंगे ज़रा। देखिए इसका मेन डिस्क्रिप्शन ही है, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है। देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसे हम लोग कर्क कहते हैं। तो कैंसर में जो है कोशिका जो है अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। अस्थि सुशीर्ता जो है यह उम्र संबंधी विकार है, जिसमें अस्थि की पदार्थों में कमी एवं अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह के बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि मधुमेह जो है एक लंबी अवधि तक उच्च रक्त शर्करा स्तर की बढ़ोतरी होती है या अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्यतीत संतुलन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वृक्क संबंधी विफलता क्या है? वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया कहते हैं। जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूरीमिया हो जाएगा, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग नोट आउट करते चलिए और ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन है या कुकुरमुत्ता का अध्ययन है या वायरस का अध्ययन है या परजीवियों का अध्ययन है? तो कवक विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? तो एक कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, ध्यान रखेंगे, एक कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों का कुकुरमुत्ता, राइजोप्स, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में जो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी में जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है या कुकुरमुत्ता, और एपीकल्चर में जो है मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में जो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 23 को बनाते हैं। 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। कौन संबंधित है जरा बताइए आप लोग? मानव कोशिकाओं या कवक या विषाणु या जीवाणु? तो बताएंगे माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी जो है कवक से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 को बनाएंगे आप लोग। 24 में क्या कहा जा रहा है कि ओरिनोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? भगवान का या सपने के या नींद के या रंग का? तो ओरिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपने का, जो रात में आप लोग सपना देखते हैं उसका, ओरिनोलॉजी में। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहा जा रहा है ओरिनियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है या वर्तमान शोध में मस्तिष्कों के कार्यों के बारे में सपने देखने, वर्तमान ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के प्रयास से किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सेरिकल्चर जो है
किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पौधे के विकास से संबंधित है, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है, या मत्स्य पालन से संबंधित है सेरिकल्चर? तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरिकल्चर। ध्यान रखेंगे, सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर यह शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उसके रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पिसिकल्चर के अंतर्गत। और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। तो सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, या जहर का, या भूरक्षरण का, या चट्टान का? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है ये पूछा जा रहा है। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है जहर का अध्ययन है, इसको ध्यान रखेंगे। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? जहर का अध्ययन किया जाता है। जहर का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। नहीं जानते हैं तो इसको लिखिए। जीव के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है विषमता के कारण लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच का अध्ययन किया जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी में जो है जहर का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से डैश डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है, या कर ढांचा से संबंधित है, या खगोल विज्ञान की एक शाखा है, या मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकृत विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैलोरस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में डाली थी, और इन्होंने द्विनाम प्रणाली का श्रेय भी है इसे दिया गया है बनाने का। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के प्रथम शब्द का वंश यानी कि जीनियस को तथा दूसरा शब्द जो है जाति स्पीसीज को दर्शाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? वर्गीकृत विज्ञान टैक्सोनॉमी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाते हैं। 28 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 28 को देखेंगे। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहा जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन जो है क्या कहा जाता है? पूरा जैविकी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, या वर्गीकरण कहा जाता है, या पूरा वनस्पति शास्त्र कहा जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है सब। तो कहा जा रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। जीवाश्म से जो है कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी के सतहों के सुरक्षित पाए जाते हैं उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। पैलेंटोलॉजी कहा जाता है जिसम विज्ञान को भी, जीवाश्म विज्ञान को भी पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 को देखेंगे मित्रों। 29 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। दूसरा दे रखा है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। तीसरा दे रखा है जीवों के विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। चौथा दे रखा है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है ये बताना है। थोड़ा इसको हम लोग ऊपर करते हैं, देखेंगे। बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये उद्देश्य है किसका? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का। देख रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान करते चलेंगे। इसका जरा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों? देखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन से सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं को वर्गीकरण की वर्गीकी या वर्गीकरण कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है मित्रों?
कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है, या सेल फिजियोलॉजी कहा जाता है, या साइटोलॉजी कहा जाता है, या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊतक विज्ञान बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथियोलॉजी कहते हैं, या एंटोमोलॉजी कहते हैं, या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जो पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन करे जानवरों का, हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं में मिश्रित हो जाता है। जनन ग्रंथि जो में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो क्या होगा इसका जवाब जरा बताएंगे। तो कहा जा रहा है कि कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, ये सत्य नहीं है। बाकी सब सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। कहा जा रहा है डिस्क्रिप्शन में मित्रों कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में अंतर होता है। यह 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री 1 और दूसरा अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यह इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में भी कहा जा रहा है, शायद डिस्क्रिप्शन में इसका और है कि अर्धसूत्रों में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक की विविधता होती है। इन विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच जो है अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 33 को हम लोग देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जरा आप लोग बताएंगे। एंटोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या न्यूक्लियोलस, या नाभिक? तो किसको कहा जाता है मास्टर कोशिका? जरा यहाँ पे बताना है। किस कोशिका को, किस कोशिकांग को? तो कोशिकांग का नाम क्या है? नाभिक। नाभिक को क्या बोला जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक जो है कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक को मास्टर बोलते हैं, कोशिका का मास्टर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, या नाभिक, या गोल्जिका, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्या है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अगर पूछता है तो क्या होगा? नाभिक होगा। इसको ध्यान रखेंगे, नाभिक होता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो नाभिक होता है। नाभिक जो है कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक कोशिका की कार्यकलापों का नियंत्रित करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को बनाएंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस जो है कोशिकांग की कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक को, या लाइसोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को? तो किसको कहा जाता है कोशिकांग का प्रोटीन का कारखाना? किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का कारखाना। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, या गोल्जी बॉडीज, या सेंड्रोसोम, या राइबोसोम? तो बताएंगे। तो कोशिकांग केवल जो है पशु कोशिका में पाया जाता है कौन? तो लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज जो है वर्ष 1955 में की गई थी। कौन किया था 1955 में? तो डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज 1955 में किया था, डी डुवे ने किया था। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम
साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके कारण आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को बनाएंगे। 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, न अंग है, या ऊतक है, या नाभिक है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जीवन की मूलभूत की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कौन किया था खोज? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अभी पढ़े हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कौन? तो रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था। कब? तो 1831 ईस्वी में पता लगाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मित्रों ध्यानपूर्वक आप लोग करते चलिए, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी परीक्षा CBT 2 ग्रुप डी सब में फायदा करेगा। किसी भी प्रकार का जहाँ जनरल साइंस हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत फायदा करेगा। ध्यानपूर्वक देखते चलिए, इससे बढ़िया और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कराएगा, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अगर शरीर में आपको चोट लग गया था, किस प्रकार का जो है सेल मरम्मत करता है? केवल समसूत्रण, या केवल अर्धसूत्री विभाजन, या माइटोसिस और मायोसिस दोनों? न समसूत्रण और नहीं अर्धसूत्रण। तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताएं। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत किस प्रकार की सेल का विभाजन के प्रयोग से उपयोग किया जाता है? तो सेल का नाम क्या है? तो केवल समसूत्रण से, केवल समसूत्रण से, केवल समसूत्रण से इसका सही जवाब होगा, केवल समसूत्रण से। ध्यान रखेंगे। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों? डिस्क्रिप्शन जरा हम लोग देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका की विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कोशिकाएं कायिक कोशिकाओं में होता है। यह पर इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं भी बनाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मरम्मत के लिए जो है, जब चोट वोट लग जाता है शरीर में, तो केवल जो है समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। जब चोट लग जाएगा तो क्या होगा? समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है मरम्मत के लिए शरीर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि जोड़ा मिलाना है। 39 में भैया कहा जा रहा है कि जोड़ा को मिलाइए। कोशिका भित्ति दे रखा है, और इधर जानवर की कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति, और दो में दे रखा है ATP, सूत्रकणिका और जीन्स। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहा जा रहा है। इसका आंसर तो नहीं दे रखा है। कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति के पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। यह स्पष्ट दिया गया है कि विकल्प सत्य नहीं है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। जो मैचिंग दिया है सब गलत दे रखा है। एक दो को आंसर गलत दे देता है एग्जाम में, ताकि विद्यार्थी जो उलझ जाए, समझे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आगे बढ़ जाइएगा, छोड़ करके बनाइएगा मत, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 में क्या कहा जा रहा है कि एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? ओस्टोसाइट्स है, या न्यूरॉन्स है, या क्रोमैटोफोसर है, या लिम्फा कोशिकाएं हैं? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो जितना ऑप्शन दे रखा है उसमें से सबसे बड़ी कोशिका कहाँ है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन है जो कि सबसे बड़ी कोशिका है एक पशु शरीर की। आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना है और विश्लेषण करना भी है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिसके इसके नष्ट न होने का दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसे जो है स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक जो है मात्रा में होने वाला अणु है? जल है, या कार्बोहाइड्रेट है, या सवाल है, या प्रोटीन है? तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु का नाम क्या है? जल है।
जल है। कोशिका सेल सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीवों जैसे कि जीवाणुओं के शरीर की एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है ना, हमारा शरीर बहुत कोशिका से मिलकर बना है, हम लोग इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर कहा जा रहा है कि कोशिका के भीतर जो है निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। पहला केंद्रक एवं केंद्रिका, दूसरा जीवद्रव और तीसरा गोल्जिका, चौथा कणाभसूत्र और पांचवा अंतर्द्रव जालिका, पांचवा छठा गुणसूत्र और सातवां राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और आठवां लवक। जीवद्रव में जल की मात्रा जो है 80% होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की मात्रा कितना रहता है तो 15% रहता है। वसाय कितना रहता है 3% रहता है। कार्बोहाइड्रेट 1% रहता है और अकार्बनिक लवण जो है 1% रहता है। तो सबसे अधिक क्या रहता है तो जल की मात्रा रहता है जीवद्रव में, कितना तो 80%, प्रोटीन 15%। ये तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके आगामी परीक्षा है, तो इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे, लिख लेंगे जरा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए जो आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। यहाँ कह रहा है लागू नहीं होता है भैया, जीवाणु पर लागू नहीं होता है, या कवक पर लागू नहीं होता है, या शैवाल पर लागू नहीं होता है, और विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका जो है सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है ये यहाँ पे बताना है। तो किस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता है, बाकी सब पर लागू होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों। डिस्क्रिप्शन जरा हम लोग इसका देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है साथियों कि स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। कौन? स्लाइडेन तथा स्वान ने। यद्यपि उनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये बताने में सफल रहा इनका सिद्धांत कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विचो 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। उन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। आगे कहा जा रहा है कि सभी जो है जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे कि वायरस, वायरड तथा प्रोसंक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अकोशिकीय जीव जैसे कि इस पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को बनाएंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दे रखा है और इसको सुमेलित करना है। जरा आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत स्पष्ट। एक में दे रखा है लाइसोसोम, बगल में दे रखा है पावर हाउस, तीसरा डीएनए गुणसूत्र और तीसरा दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आत्महत्या की थैली। तो जरा कुट को सजाना है, क्या होगा इसका सही जवाब तो बताएंगे। तो लाइसोसोम क्या चीज़ है? लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और डीएनए को क्या बोलते हैं बताइए? गुणसूत्र का अध्ययन होता है डीएनए में, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। तो 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाते हैं। 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव करता है, केंद्रिका करता है, या सूत्रकणिका करता है, या केंद्रक करता है? तो कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। इसको ध्यान रखेंगे, कौन करता है? तो केंद्रक करता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है देखिए। डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी परीक्षा हेतु, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। कोशिका जो है प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्रक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि सूत्री जो है विभाजन के लिए
विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज या टेलोफेज या मेटाफेज या प्रोफेज। तो सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। किस पर? तो मेटाफेज पर होते हैं, मेटाफेज पर होते हैं। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि सूत्री विभाजन मुक्त जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अकोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आगे क्या कहा जा रहा है कि पौधों में जो है विभाजन मुक्त विभजियोतक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ तथा तने के शीर्ष पर स्थिर रहती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया में मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 को बनाएंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी तथा लाल फ्लेवेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी तथा लाल फ्लेवेनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इसको ध्यान रखेंगे। एंथोसाइनिन जामुन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है और चोकोबेरी में भी पाया जाता है एंथोसाइनिन। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाएंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट जो है पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरोप्लास्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी या नाइट्रोजन या क्लोरोफिल या यूरिया। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो ये क्लोरोफिल प्रदान करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को बनाते हैं। 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि पौधे में जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं या सेलुलोज कहते हैं या सुक्रोज कहते हैं या लैक्टोज कहते हैं। तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेलुलोज बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है वे कोशिकाएं जो है जो मूल रूप से समान होती है परंतु देखने में कार्य करने में भिन्न होती है, या वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु देखने और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। सी में क्या कहा जा रहा है? सी को देखेंगे। सी में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में भिन्न होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में समान होती है। तो ऊतक उसे हम लोग कहते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है वो क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। जरा इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि ऊतक कोशिका का एक ऐसा समूह है जिसका जो है उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं में सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन जो ऊतक विज्ञान या औतिकी कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे, औतिकी कहते हैं। जंतु ऊतक जो एनिमल टिश्यू कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और
उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक और तीसरा पेशी ऊतक और चौथा आपका है तंत्रिका ऊतक। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सबको याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को सारे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आगे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, समर्थन दीजिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। धन्यवाद।